Hello students, today in this video we will discuss poem number 5, A Legend of the Northland, written by Phoebe Cary. Phoebe Cary is the name of a poetess who wrote this poem. Legend means old traditional story that is told from one generation to another. ये नॉर्थलैंड की एक पुरानी कहानी है, परंपरागत, जो लोगों के द्वारा एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को सुनाई जाती है. दिस पोएम narrates the legend of an old lady who angered Saint Peter because of her greed. यह कविता एक बूढ़ी औरत की कहानी के बारे में बताती है जिसने सेंट पीटर को अपने लालच के कारण क्रोधित कर दिया था, गुस्सा दिला दिया था. सेंट पीटर जो है वो ईसा मसीह के 12 संदेशवाहकों में से एक थे जिन्हें ईसा मसीह ने संसार में ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भेजा था. तो वो ईसा मसीह के शिष्य थे या फॉलोवर थे. अवे अवे इन द नॉर्थलैंड वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर दैट दे कैन नॉट स्लीप दैम थ्रू. कि दूर, बहुत दूर नॉर्थलैंड में, जहाँ पर दिन के घंटे बहुत कम होते हैं और सर्दियों की रातें इतनी लंबी होती हैं कि लोग उन्हें सोकर भी बिता नहीं पाते. यानी कि जब वो सोकर उठते हैं तभी भी रात जो है ख़त्म नहीं होती. Where they harness the swift reindeer to the sledges when it snows, and the children look like bears' cubs in their funny furry clothes. यहाँ पर दे जो है वो लोगों के लिए यूज़ किया गया है. हार्नेस का मतलब होता है जोतना, स्विफ्ट का मतलब फास्ट, रेनडियर ए टाइप ऑफ डियर, स्लेजेस एक गाड़ी होती है जिसको बर्फ़ पर खींचा जाता है कि जहाँ पर तेज़ चलने वाले रेनडियर्स को स्लेजेस में जोता जाता है जब बर्फ़ पड़ती है. और बच्चे जो हैं अपने फर वाले कपड़ों में बड़े मजाकिया दिखाई देते हैं और ऐसे दिखाई देते हैं जैसे भालू के बच्चे, बियर्स कब्स. यानी कि जब ठंड पड़ती है तो बच्चों को वुलन या फर वाले कपड़े पहनाए जाते हैं सर्दी से बचाने के लिए. They tell them a curious story. I don't believe it is true, and yet you may learn a lesson if I tell the tale to you. लोग जो हैं बच्चों को एक अजीब कहानी सुनाते हैं. मैं यह विश्वास नहीं करती कि ये कहानी सही है. यहाँ पर जो पोएटेस है वो खुद ये कह रही है कि मुझे नहीं पता कि ये कहानी सही है या नहीं है. एंड यट यू मे लर्न ए लेसन. फिर भी यदि मैं तुम्हें ये कहानी सुनाऊं तो तुम इससे एक शिक्षा प्राप्त करोगे या कुछ न कुछ सीखोगे. टेल का मतलब स्टोरी होता है. तो यहाँ से कहानी शुरू होती है. वंस when the good Saint Peter lived in the world below and walked about it preaching just as he did, you know. एक बार जब श्रेष्ठ सेंट पीटर इस संसार में रहते थे और वो घूमते रहते थे धर्म का प्रचार करते हुए. प्रीच का मतलब टू टेल द थिंग्स, रिलीजियस थिंग्स टू द पीपल. और जैसा कि वो किया करते थे तुम जानते हो.
He came to the door of a cottage. In traveling round the earth, where a little woman was making cakes and baking them on the hearth. Hearth means fireplace, cottage means a hut. तो वो घूमते हुए एक छोटी सी कुटिया के दरवाजे पर आए, जहाँ पर एक छोटे कद की महिला केक बना रही थी भट्टी के ऊपर, उन्हें पका रही थी, यानी केक बना रही थी और भट्टी के ऊपर उन्हें, बेक का मतलब पकाना, पका रही थी. And being faint with fasting, for the day was almost done, he asked her from her store of cakes to give him a single one. अब सेंट पीटर ने फास्ट किया हुआ था, व्रत किया हुआ था, तो उसकी वजह से वो काफ़ी वीक महसूस कर रहे थे और दिन जो है लगभग पूरा हो चुका था, यानी कि शाम हो चुकी थी. उसने उस महिला से अपने केक के स्टोर में से उसे एक केक देने के लिए कहा, क्योंकि सेंट पीटर जो है पूरे दिन व्रत करने के कारण बहुत भूखे थे. So she made a very little cake, but as it baking lay, she looked at it and thought it seemed too large to give away. अब उस महिला ने जो केक बना रही थी उससे बहुत छोटा केक बनाया और उसे पकते हुए उसने देखा. जब वो पक रहा था भट्टी के ऊपर, उसने उसको देखा और उसे ऐसा लगा कि ये केक तो देने के लिए बहुत बड़ा है, too large to give away. Therefore, इसलिए she needed another and still a smaller one, but it looked, when she turned it over, as large as the first had done. उसने एक और केक को गूथा, नीड का मतलब गूथना, और उस पहले वाले केक से छोटा केक बनाया और उसे जब उसने पलटा, पकाते पकाते उसको टर्न किया, पलटा, तो उसे यह केक भी उतना ही बड़ा लगा जितना कि पहले वाला, as large as the first had done. Then she took a little scrap of duff and rolled it flat and baked it thin as a wafer, but she couldn't part with that. फिर उसने आटे का थोड़ा सा पार्ट लिया, स्क्रैप, स्मॉल, अ लिटिल पार्ट, और उसको रोल यानी कि बेलती चली गई, फ्लैट किया, फैलाया, और उसको इतना बारीक या इतना पतला, वेफर की तरह, वेफर क्या होता है, चिप्स जैसे होता है ना वेफर, उसको एक चिप्स की तरह बहुत ही पतले पापड़ की तरह से उसको पकाया, और लेकिन फिर भी वह उसको पार्ट विद दैट, वह उस थोड़े से या पतले से केक को भी उसको नहीं दे सकी, बिकॉज शी वॉज वेरी ग्रीडी. फॉर शी सेड, और उसने कहा, माई केक्स दैट सीम टू स्मॉल व्हेन आई ईट ऑफ देम माई सेल्फ आर yet too large to give away, so she put them on the shelf. कि जो मैं केक खाती हूँ तो मुझे तो ये बहुत छोटे छोटे लगते हैं, और जब देने की बात आती है तो बड़े महसूस होते हैं, बड़े दिखाई देते हैं. इसलिए उसने जो तीसरा
पतला सा केक बनाया था वो भी उस सेंट को नहीं दिया और उन सारे केक्स को उसने अपनी अलमारी में रख दिया। Then good Saint Peter grew angry, for he was hungry and faint, and surely such a woman was enough to provoke a saint. तब वो अच्छे जो सेंट पीटर थे उनको गुस्सा आ गया, क्योंकि वो भूखे थे और कमज़ोर फील कर रहे थे। फेंट का मतलब वीक। और अवश्य ही इतना करना उस महिला के लिए काफ़ी था कि उसने सेंट को गुस्सा दिला दिया। यानी कि जब उसने बार बार 3 बार केक बनाया और बनाने के बावजूद उसने सेंट पीटर को खाने के लिए छोटा सा भी केक नहीं दिया, और इतना करना उस सेंट को गुस्सा दिलाने के लिए काफ़ी था। एंड ही सेड, और उसने कहा, यू आर फार टू सेल्फिश टू ड्वेल इन ए ह्यूमन फॉर्म, टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर एंड फायर टू कीप यू वार्म। अब सेंट पीटर ने कहा, तुम बहुत सेल्फिश हो, बहुत स्वार्थी हो, इतनी स्वार्थी हो कि इंसान के रूप में रहने के लायक नहीं हो। ड्वेल का मतलब टू लिव, टू हैव बोथ एंड फूड एंड शेल्टर एंड फायर टू कीप यू वार्म, कि तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम्हें भोजन भी मिलना चाहिए और आश्रय भी रहने के लिए मिलना चाहिए और अपने आप को सर्दी से बचाने के लिए आग मिलनी चाहिए। यानी कि तुम इन तीनों चीज़ों के काबिल नहीं हो। Now you shall build as the birds do, and shall get your scanty food by boring and boring and boring all day in the hard and dry wood. कहता है कि अब तुम पक्षियों की तरह बनाओगी, घोंसला बनाओगी, और स्कैंटी का मतलब वेरी लिटिल, वेरी लेस, और तुम्हें थोड़ा थोड़ा भोजन मिलेगा। वो कैसे मिलेगा कि जब तुम पूरा दिन हार्ड एंड ड्राई वुड, कठोर और सूखी लकड़ियों में छेद करके वहाँ से भोजन प्राप्त करोगी। देन अप शी वेंट थ्रू द चिमनी, नेवर स्पीकिंग ए वर्ड, and out of the top flew a woodpecker, for she was changed to a bird. तभी अब वो महिला जहाँ पे केक पका रही थी, जो भट्ठी रखी हुई थी, उसके ऊपर एक चिमनी बनी हुई थी जिसमें से धुआं वगैरह बाहर निकलता है। तो वो महिला जो है उस चिमनी में से बाहर निकली बिना एक शब्द बोले, और ऊपर से उड़ते हुए एक वुडपेकर दिखाई दिया। क्यों? क्योंकि वह एक पक्षी बन चुकी थी। ऐसा कैसे हुआ? सेंट पीटर ने उनको पक्षी बना दिया, वुडपेकर बना दिया। वुडपेकर अपना खाना कैसे प्राप्त करता है? जो सूखा हुआ पेड़ होता है या लकड़ी होती है, उसमें वो अपनी लंबी सी चोंच से छेद करता रहता है, उसी में से वो अपना थोड़ा थोड़ा खाने का भोजन प्राप्त करता है। She had a scarlet cap on her head, and that was left the same, but all the rest of her clothes were burned black as a coal in the flame. अब उस महिला ने रेड कलर की कैप पहनी हुई थी अपने सर के ऊपर जब वो केक बना रही थी, तो वो तो सेम रही। यानी कि जो वुडपेकर होता है उसके
सर का जो पार्ट होता है, हेड का पार्ट होता है, टॉप पार्ट, वो रेड कलर का होता है, वो तो वैसा ही रहा। और जो बाकी के कपड़े जो पहन रखे थे वो जल कर के कोयले की तरह काले हो गए। कोयल का मतलब क्या होता है? कोयला। यानी कि वुड पैकर का जो पूरा जो दूसरा बॉडी पार्ट है वो सारा ब्लैक कलर का होता है। यानी कि जो उस महिला ने कपड़े पहने हुए थे वो जलकर काले हो गए कोयले की तरह। एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय हैड सीन हर इन द वुड where she lives in the trees till this very day, boring and boring for food. अब यहाँ कंट्री जो है वो कंट्री साइड के लिए यूज़ किया गया है, रूरल एरिया के लिए यूज़ किया गया है। और अब प्रत्येक स्कूल ग्रामीण क्षेत्र में स्कूल जाने वाला जो बच्चा है या लड़का है वो उसे जंगल में देखता है। वुड का मतलब फॉरेस्ट, जहाँ पर वह रहती है पेड़ों पर आज के दिन भी, और अपने भोजन के लिए पेड़ों में छेद करती रहती है। बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड। तो इट वाज योर पोएम। हियर इन द box something is given. A ballad is a song narrating a story in short stanzas. Ballads are a part of folk culture or popular culture and are passed on orally from one generation to the next. A Legend of the Northland is a ballad. तो ये एक बैले है। बैले भी एक ऐसी पोएम होती है जिसके अंदर एक कहानी को छोटे छोटे स्टैंजाज में सुनाया जाता है, जैसा कि इस कविता में सुनाया गया। नाउ वी कैन डिस्कस द राइम स्कीम ऑफ दिस पोएम. The rhyme scheme of this poem in every stanza is A, B, C, B. You can take the example of first stanza. Few rhymes with through. In the same way, in the second stanza, snows rhymes with clothes. True, you, below, no, earth, hearth, done, one. We will follow the same pattern. So the rhyme scheme in each of the stanza of this poem is A, B, C, B. The last word of second line and the fourth line rhymes with each other. And let's take some literary devices used in the poem. In the first stanza, you see the example of repetition. Away, away. Here two words have been repeated, so it is a repetition. In the same way, we can see the same thing in stanza number 9 in this poem. Stanza number 9 you can take, where the poetess has used in line number 2 and rolled it flat. तो वहाँ पर भी rolled जो वर्ड है वो बार बार रिपीट हुआ है। और स्टैंजा नंबर जो 13 है उसमें भी आप देख सकते हैं, 13 में भी
जो लाइन नंबर 3 है वहाँ पर बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग, यहाँ पर भी एक जो रिपीटिशन लिटरेरी डिवाइस है वो यूज़ की गई है। और सेम लिटरेरी डिवाइस हैज़ बीन यूज्ड इन स्टैंजा नंबर 16 ऑल्सो। द लास्ट लाइन, बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड। When two or more words are repeated in a line, that is called repetition. And now we can take the example of alliteration. Alliteration जिसको आप हिंदी में अनुप्रास अलंकार भी कहते हैं, when two or more words begin with the same letter, in stanza number 1 you can say, in the last line of the first stanza, that they cannot sleep them through। यहाँ पर देखिए जो टी लेटर है, दैट दे यहाँ पे रिपीट हुआ है, दैम थ्रू यहाँ पर भी रिपीट हुआ है, तो ये एलिट्रेशन है। इसी तरह स्टैंजा नंबर 2 में आप देख सकते हैं फनी फ्यूरी, तो इन दोनों वर्ड्स में जो फर्स्ट लेटर है वो एफ लेटर यूज़ किया गया है। इसी तरह स्टैंजा नंबर 3 में आप देख सकते हैं लाइन नंबर 3 जो है इसमें देख सकते हैं यट और यू, वाई जो लेटर है वो रिपीट हुआ है। इसी स्टैंजा की फर्स्ट लाइन में आप देख सकते हैं दे टेल देम, तो यहाँ पर टी लेटर तीनों वर्ड्स में रिपीट हुआ है। तो ये जो एग्ज़ाम्पल हैं ये एलिट्रेशन के हैं। और कुछ एग्ज़ाम्पल यहाँ सिमली के भी आपको दिखाए गए हैं। सिमली ऐसी लिटरेरी डिवाइस है जिसमें हम दो चीज़ों का कंपैरिजन करते हैं और जहाँ पर हम एज और लाइक यूज़ करते हैं। जैसा कि आपको स्टैंजा नंबर 2 में देखिए, एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स कब्स। अब यहाँ पर चिल्ड्रन का जो कंपैरिजन है वो बियर्स कब से किया गया है, तो यहाँ पर लाइक आ गया है। तो यहाँ पर जो लिटरेरी डिवाइस है वो सिमली है। इसी तरह स्टैंजा नंबर 9 में आप देख सकते हैं, स्टैंजा नंबर 9 में लाइन नंबर 3 में देखिए, एंड बेक्ड इट थिन एज ए वेफर। अब यानी कि जो केक है उसका कंपैरिजन किससे किया गया है, वेफर से, तो यहाँ पर एज आ गया है। तो यहाँ पर भी सिमली लिटरेरी डिवाइस यूज़ की गई है। इसी तरह आप पैराग्राफ नंबर 15 भी देख सकते हैं। पैराग्राफ नंबर 15 में लास्ट लाइन, ब्लैक एज ए कोयल इन द फ्लेम, यहाँ पर कंपैरिजन एज लगा करके किया गया है, यानी कि कोयले जितना काला। तो यहाँ पर भी ये सिमली का एग्जाम्पल है। और स्टैंजा नंबर 12 में सेकंड और थर्ड लाइन में आप देख रहे हैं, टू ड्वेल इन ए ह्यूमन फॉर्म टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर। अब यहाँ पर दोनों लाइंस में जो फर्स्ट जो वर्ड है वो टू है। When two or more lines begin with same word, that is called anaphora। तो यहाँ पर anaphora literary device यूज़ की गई है। तो students, these were some literary devices which have been used by the poetess in the poem. That's all about this poem. Thank you.